उसने पहले तो सिद्धांत बनाया कि ये करना है, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल के रूप में उसने लागू किया, ठीक है। और कंसोलिडेट, इसको परफॉर्म उसने कैसे किया। सिद्धांत बनाना कि आईएएस बनना है, तैयारी करेंगे, 8 घंटे पढ़ने का पूरा शेड्यूल आपने बना लिया, पहले 2 घंटे ये पढ़ेंगे, दूसरे 2 घंटे ये पढ़ेंगे, तीसरे 2 घंटे ये पढ़ेंगे, अगले 2 घंटे में रिवीजन करेंगे, इतने दिन बाद आंसर राइटिंग शुरू करें, पूरा बता लिया, इतने समय में ऑप्शनल पढ़ के ख़त्म करना है, इतने ये पढ़। अब करने वाला मुद्दा तो एक्टिवेशन, अब एक्टिवेशन हो ही नहीं पाया, तो एक्टिवेशन भी उसने बहुत प्रॉपर कर लिया। तो एक जो सामंजस्य है ना, एक सुदृढ़ीकरण का मैं एक बहुत बढ़िया लाइन बता रहा हूँ, व्हाट इज द रियल सुदृढ़ीकरण। सिद्धांत तक सुदृढ़ीकरण का एक दिमागी खाका है, प्रिंसिपल बनने तक, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय का प्रिंसिपल आने तक एक दिमागी खाका है, एक जो मेंटल स्ट्रक्चर है, इससे राज्य सुदृढ़ होगा। अब जमीन पर वो उतर जाए, एक्टिवेट हो जाए, कहने का मतलब परफॉर्म होने लगे। तो ये जो तीनों प्रिंसिपल आए, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय, रेपुटेशन, पावर एंड जस्टिस, इनको परफॉर्म करने के लिए जो एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम उसने डेवलप किया, परफॉर्म करने की जो एक स्टाइल, एक तरीका, एक सिस्टम उसने बनाया, जो इंटरनली मेंटल सिस्टम है उसका, समझ रहे हैं ना। तो जो कोऑर्डिनेशन है, तीनों को मिला कर चलना, बिना कोऑर्डिनेशन के परफॉर्म नहीं हो सकता। तो तीनों के परफॉर्मेंस का जो कोऑर्डिनेशन उसने डेवलप किया ना, एक्चुअल में सुदृढ़ीकरण या कंसोलिडेशन वही है, ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन कम समझ में आई है, हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित हो। हालांकि मुद्दों को हमने पढ़ा है, अब उतना इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस समझ में कम आई, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। ये थोड़ा सा टफ लाइन है और उतना वो भी नहीं है, जाने रहना है। प्रतिष्ठा और शक्ति के बीच क्या कोऑर्डिनेशन है, मैं एक लाइन में केवल बता दूं, बहुत समझना हो। जैसे उसने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बताया, जरा से भी उसने जनरलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया। शासक की एक प्रतिष्ठा, जैसे उसने कहा शासक जिल्ले इलाही है, ईश्वर की छाया है, उसके आदेश को किसी को भी मना करने का, डिनाई करने का अधिकार नहीं है, और जो ऐसा करता है उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रतिष्ठा, तो लोग मानेंगे कैसे सही में कर देगा, मृत्युदंड दे देगा। फिर उसने वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए निग्रोज को अपॉइंट किया अपने बॉडीगार्ड्स के रूप में। फिर उसने दीवाने अर्ज एक केंद्रीय सैन्य विभाग बनाया। फिर उसका निजी बिहेवियर भी बहुत, पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। शांत रहे, कम बोले, बस मुद्दों पर बात करें। लोग वैसे डरे रहते हैं, यार पता नहीं अंदर से क्या है ये। जो ज़्यादा बोलता है उसका पता चल जाता है कि अंदर का मामला क्या है इसकी, है ना, उसका पता चल जाता है कि ये ऐसे ही बेकार है। और कोई ज़्यादा बड़बड़ करे, बड़ी बड़ी बातें, तो भी पता चल जाता है कि कहने वाला करने वाला आदमी नहीं है, करने वाला कहता कम है। ये सब कुछ सिद्धांत काम करते हैं। तो साइलेंटली, इवन महमूद जब मारा गया उसका पुत्र, तब भी वो काफ़ी शांत रहा, दरबार में बैठा था। उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई ख़ास बात नहीं हुई, क्योंकि वो एज ए रूलर वो बैठा हुआ था। तो एज ए रूलर किसी भी सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो फिर उस समय एज ए रूलर क्या है, जिल्ले लाही है। और जिल्ले लाही आदमी नहीं होता है, वो आदमी के रूप में खुदा की चाह, नियाबते खुदाई उसने कहा। और ये बड़ा परफेक्ट क्वालिटी है। शासक के रूप में व्यक्ति नहीं होता है, उसकी अपनी कोई, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। किंगशिप हैज नो किंगशिप, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, फिर सारे सगे संबंधी होते हैं। जिसने अपना परिवार पूरे प्रदेश को बना लिया कि सारे जितने हैं सब किस जो इस प्रकार के रिलेशनशिप में सब मेरे वैसे ही हैं, वो मुख्यमंत्री बनेगा अगर परफॉर्मेंस भी उसी प्रकार से, कहने में नहीं करने में।
आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल तुगलक वंश स्टार्ट किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक पर पहुँचे थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपने फ्लॉप योजनाओं के लिए जाना जाता है इतिहास में। योजनाएं फ्लॉप हुई, उसके पीछे भी कई रीज़न है, लेकिन ये रीज़न बिल्कुल नहीं कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा था। बर्नी ने पहले कह दिया कि दिल्ली सल्तनत का बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था ये, इसका कोई रोल नहीं है इधर, ठीक है, क्योंकि पढ़ा लिखा होने से परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसके कुछ और विशेषताएं हैं। तो इस लाइन को आप लिखिए, शायद कल लिखे थे, इसको नहीं लिखे थे, कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने असफल योजनाओं के लिए इतिहास में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नोन इन हिस्ट्री एज अनसक्सेस प्लान फॉर हिज अनसक्सेस प्लान्स। तो मोहम्मद तुगलक की योजनाएं, प्लान्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं का इतिहास में कोई क्रम नहीं मिलता। पहली बात, देयर इज नो मेंशन इन हिस्ट्री, देयर इज नो मेंशन इन हिस्ट्री द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लान ऑफ द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लान्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो पहली बात तो ये कि इसके लिए नहीं पहले कौन दूसरा, इसके लिए कोई अगर जिद करे तो गलत जिद है। एग्जैक्टली क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या क्या रहा है, ऐसा कोई उसका मिलता नहीं है। बर्नी ने बड़ा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद उसने बताया है कि फिर इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि बर्नी ने उसके द्वारा बनाए गए 5 योजनाओं को निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया है। बर्नी ने उसके द्वारा बनाई गई 5 योजनाओं को निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किया है। बर्नी रिप्रेजेंटेड द 5 प्लान्स ऑफ मोहम्मद तुगलक the 5 plans of Muhammad Tughlaq in a sequence, in a such sequence, ऐसे इस प्रकार के। यार वो अच्छा चलो आया नहीं भी हो चाबी वाला, तो फिर लेके चले आया, कोई नहीं, अब आएगा तो लेके जाएगा, लेके आ गए तो आ गए। तो बर्नी के अनुसार जो योजनाओं का क्रम है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ प्लान्स ऑफ मोहम्मद तुगलक अकॉर्डिंग टू बर्नी आर दीज। लिख लिया है, वो तो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार वो बदलता जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, हम ऐसे बोलते रहते हैं। अंग्रेजी का तो बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं है, मैं पहले बता दूँ आप, अंग्रेजी में टोटल ट्रांसलेट करके बोलता हूँ, तो कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं नेटवर्क में, लेकिन तब भी ठीक है समझने के लिए, है ना। कम है अंग्रेजी वालों को, कोई दिक्कत हो रही है क्यों? क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ना समझने वाली कोई बात भी नहीं उसमें। चलिए ठीक है। पहला, दोआब में राजस्व वृद्धि या कर वृद्धि। कंटेंट पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली जब प्यास लगी रहती है तो पानी का महत्व होता है, फिर वो किस गिलास में आ रहा है, किस बर्तन में आ रहा है। फिर अगर प्यास ज़बरदस्त लगी है तो बर्तन को कोई ध्यान ही नहीं देता, इवन कुछ ना मिले तो लोग ऐसे करके पी लेते हैं टूटी खोल के। तो ये जो भाषा है ये बर्तन है,
तो चीज़ें जो होती हैं वो पानी है, तो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो कंटेंट की होती है जो पानी जैसे होती है। बाकी तो बर्तन तो बदलते रहते हैं, लेकिन पानी खराब अगर पियोगे तो फिर टाइफाइड होगा। वो शुद्ध होना चाहिए, बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वाब में कर वृद्धि, लेकिन ये चीज़ कम समझते हैं लोग, समझना चाहिए। The increasement in taxation, increasement the taxation in दोआब। दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो उपजाऊ माना जाता है, होता भी है, उसको दोआब कहते हैं। नदियों के बीच का वो क्षेत्र जो पर ईयर उस पर पानी आता है बाढ़ का, फिर चला जाता है, तो एक डिपोजिशन होता है ना नदियों का, वो अपने कुछ, तो एक रिनोवेशन होता रहता है मिट्टी का। तो बहुत उसमें अलग से फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी उपजता है उसमें, तो उससे जो फर्टिलिटी उसकी कमज़ोर होती है, तो अगले बार फिर रिन्यूअल हो गया, तो एक्स्ट्रा, तो इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, बड़ा उपज का। जैसे गंगा यमुना दोआब, दोआब और डेल्टा में अंदर क्या है? डेल्टा भी नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ट्रायंगल होता है। तो ये बताइए कि ये और ये, इसमें त्रिभुज है कहीं? ये ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा है, पद्मा गंगा, और ये सुंदरबन का डेल्टा है। त्रिभुज दिखाओ। अब ना मिले तो कोई ज़रूरी, दूर दूर मिले तो ऐसे जाके मिल जाते हैं, ये ऐसे ठीक है, अक्सर होता है, बट ये कोई खास मुद्दा नहीं है कि त्रिभुज आएगा। डेल्टा में नहीं होती है एक्चुअली। पहली बात तो डेल्टा वो होता है जो समुद्र के मुहाने पर जब नदियां बगल बगल बनाती हैं, जहां एग्रीकल्चर या कोई भी प्रोडक्टिव या प्रोफेशनल चीज़ नहीं, वहां पर जो भी होता है वो नेचुरल होता है, जहाँ की प्रोडक्टिविटी नेचुरल होती है। एक्चुअली ये स्पेशलिटी लेके चलिए, बाकी तो फिजिकल ठीक है। अगर त्रिभुज बन गया, त्रिभुज आए तो जनरल परिचय हो गया ना, वो तो कभी कभी बिगड़ भी सकता है, बट स्पेशलिटी क्या होती है? जैसे इक्वेटर की स्पेशलिटी क्या है? गर्मी पड़ती है ज़बरदस्त। फिर दूसरी स्पेशलिटी वनस्पत जगत में, वहाँ हरे भरे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती, पर डे होती है। फिर उष्णता बहुत होती है, ह्यूमिडिटी। फिर वहाँ की जनजातीय, नृजातीय विशेषता जिसको कहते हैं नृजातीय, जाने दो। तो कहने का मतलब ये तो वैसे है। तो दोआब जो है ये नदियों के बीच का वो क्षेत्र होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होता है और पर ईयर रेनोवेशन होता रहता है मिट्टी का, तो फर्टिलिटी बनी रहती है वहाँ की। तो उपजाऊ क्षेत्र अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। और उस समय जब पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड हो तो इसका बड़ा महत्व होता है। तो द्वाब ऐसा क्षेत्र था, तो द्वाब में कर वृद्धि इसने कर दी। अब उस समय थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन, चूँकि मोहम्मद तुगलक का जो राज्य क्षेत्र था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा बनाया उसने, पूरे सल्तनत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? मोहम्मद तुगलक का। 23 इक्ता थे, 23 प्रांत उसके साम्राज्य में। तो इकोनॉमी मैनेजमेंट, पैसा भी चाहिए, तो किसी ने सलाह दिया कि आप टैक्सेशन जैसे आप बढ़ा दो। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को लोगों ने बताया कि वो उसने भी बढ़ाया था, उसको ज़रूरत थी, प्रेरित कर दिया इसको। ठीक है, मैं भी, तो कहाँ बढ़ाएं? बोले वहाँ बढ़ाओ जहाँ उम्मीद हो, उम्मीद जहाँ प्रोडक्टिविटी होती वही ना होती है। बोले दोआब में बढ़ा दो। अब ये तुरंत उत्साहित हो गया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरे दिन उसने रात में 8 बजे माइक लेके अनाउंस किया कि आज की रात 12 बजे से नए टैक्सेशन इस प्रकार से लागू किए जा रहे हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि वहां अकाल पड़ा हुआ था। When Muhammad bin Tughlaq increased the revenue or tax at Doab region, at that time the field was affected by famine. At that time the field was affected by famine. उस समय वहां अकाल पड़ा हुआ था।
तो लोगों ने बढ़ा हुए कर देने को मना। कितना बढ़ा? 1/2 कर दिया। जनरली जो बढ़ाता है 1/2 ही कर देता है। अकॉर्डिंग टू रूल कितना होता है? नियमानुसार अगर लिया जाए, जैसे कुरान के हिसाब से लिया जाए राजस्व, तो कितना है? ना वो तो प्राचीन काल का है, मध्यकाल का बताओ। 1/2 तो बढ़ा के कर दिया था इसने। वन बाई 4 से स्टार्ट होता है और 33% तक जाता है। 1/4 to 1/3 तक जाता है। 33%, 25% to 33%, एग्जैक्ट नहीं होता है ये। एक बार शिवाजी का पूछा गया था मराठों का कि इनका राजस्व, तो ऐसे पूछा गया था 33% से 40%, 25 से, ऐसे ऐसे करके पूछा, बीच बीच का, क्योंकि वो अप्स डाउन होते रहते हैं समय अनुसार। तो प्रॉपर मतलब मैक्सिमम 33 होता है, इसने बढ़ा के 1/2 कर दिया। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, रूल ये है। कितना भी बढ़ाओ लेकिन हाफ से नहीं किया जा सकता। उसके बाद का जो टैक्सेशन है, चाहे 80% ले लो चाहे 100% ले लो, लेकिन वो फिर ब्लैक मनी के रूप में आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल नहीं आता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अफेक्टेड बाय फैमिन लिखा, अकाल पड़ा हुआ था, लोगों ने बढ़े हुए टैक्स को देने से मना कर दिया। द फार्मर्स denied to pay the tax when it was tried the collection with force, try to collection with force। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के समय अधिकारियों और दिल्ली की जनता को भी दौलताबाद जाने का आदेश दिया। अब जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, अब वो सरकार ने डिसीजन लेने राजधानी देहरादून नहीं रही, कहीं और कर दिया, तो अपना जाओ सामान वामान पैक करके, हमसे क्या लेने देना। अब वो प्रयास IAS भी उधर ही लेके चलो, सारे लोगों को लेके चलो। तब ये कारण नहीं समझ में आता है, फिर ये क्यों है और कैसा है, ये तो बेवकूफ़ियत की हद है ना। तो उस पर है लोगों के अपने कमेंट हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के साथ अधिकारियों और आम जनता को भी दौलताबाद जाने का आदेश दिया। मोहम्मद तुगलक ऑर्डर्ड टू गो टू दौलताबाद to officers and public of Delhi also, to go to Daulatabad to officers and public of Delhi also, दिल्ली की जनता को भी आदेश दिया। इसके कारणों पर विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से चर्चा की है। The scholars discussed on the reasons of this decision of Muhammad bin Tughlaq. Reasons for this decision of Muhammad bin Tughlaq। अब जैसे चर्चा करने वालों में सबसे पहला नाम आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था, उसके काल में काफ़ी रहा भी, किताबुल रहला में भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो पहला चर्चा तो इब्न बतूता ने करी है। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अनुसार लोग चिट्ठियों में
मोहम्मद तुगलक को गालियां लिखकर भेजते थे। अब डायरेक्ट शासक को, अब उसकी हरकतें ऐसी थी, जो भी रही हो, पसंद आए ना आए, तो लोग डायरेक्ट शासक को गाली दे नहीं सकते तो वो चिट्ठी लिख कर दे देते थे गालियों की, पता और नाम छुपा लेते थे। तब वो क्या करेगा, इरिटेट होने के अलावा और कर क्या सकता है। बोले ठीक है बताएंगे तुमको। ये इब्न बतूता कहता है कि लोग चिट्ठियों में शासक को गालियां लिखकर भेजते थे। द पीपुल सेंड abuses to sultan by letters, चिट्ठियों में गालियां भेजते थे। तो वो लोगों को सबक सिखाना चाहता था। कुल मिला के मुद्दा ये है, ठीक है। सो सुल्तान वांटेड टू punished to the people, ठीक है। लोगों को सबक सिखाना चाहता था, दंड देना चाहता। सबक क्या मतलब है। दूसरा, गार्डिनर। अब ये प्रश्न ठीक है और अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट भी है, उम्मीद इसकी की भी जा सकती है। आए ना अलग मुद्दा, बट आने लायक है कि उन कारणों पर चर्चा कीजिए जिन कारणों से राजधानी परिवर्तन हुआ था या मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो कारणों पर चर्चा खुद को क्या करना है, लोगों ने करा, हमको एक्सप्लेन कर देना, उठा के रख देना है, ठीक है। एक डिस्कस अगर देना हो तो भी हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे डिस्कस, पहले लोगों की सुन लिया जाए क्या है। तो दूसरा है गार्डिनर। इनका मानना था कि आए दिन दिल्ली पर मंगोल आक्रमण होते रहते थे। आए दिन दिल्ली पर मंगोल आक्रमण होते रहते थे। जनरली there become the Mongol attacks on Delhi. Generally there become the Mongol attacks on Delhi. So सुल्तान दिल्ली दिल्ली की मंगोल आक्रमण से सुरक्षा चाहता था। सो सुल्तान वांटेड टू सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली। सुल्तान वांटेड टू सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम मंगोल अटैक। तीसरा है मेहदी हुसैन। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, सुल्तान दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता था। मेहदी हुसैन, सुल्तान दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता था। सुल्तान वांटेड टू इंक्रीजमेंट ऑफ मुस्लिम कल्चर इन साउथ। एक्चुअली साउथ अभी बचा हुआ था, उतना लोगों ने उधर पकड़ बनाई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था तो उसने अधिराज्यत्व को एक्चुअली फॉलो करके छोड़ दिया, पैसा वैसा ले करके। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते आते लगभग कैप्चर किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कुल मिलाकर के उसने अधिराज्यत्व का कॉन्सेप्ट हटाया और संप्रभुता लागू कर दी, यानी सवर्जिनिटी लागू कर दी, कंप्लीट सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तो अब प्रशासन भी मैनेज करना है, तो इन लोगों के प्रशासन के मैनेजमेंट करने का एक अच्छा तरीका ये भी था कि भाई अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू इस्लाम करना है या इस्लामिक मुसलमानों को ध्यान में रख करके ही कोई योजना अगर बनानी है तो फिर मुसलमान होने भी तो चाहिए, नहीं तो लोग विरोध कर देंगे। कि इंटरनल विरोध को मैनेज कैसे किया जा सकता है, संख्या के कारण, ठीक है। जैसे कि कोई मुस्लिम अकॉर्डिंग कोई काम होता है तो जो दूसरा पक्ष है वो विरोध में आता है। तो एक तो मैनेजमेंट एक्सटर्नली होता है केंद्र से, प्रशासन के द्वारा एक मैनेजमेंट यहाँ से भी होता है ना कि लोग उनके समानांतर उसके पैरेलल हिंदूज या अदर्स कितने हैं,
तो उनकी संख्या देख करके वो कानून लागू होता है। अगर संख्या कम ज़्यादा बहुत डिफरेंस है तो फिर कानून को बहुत सोच समझ के लागू किया जाता है। और लगभग लगभग बराबर है तो ऑटोमेटिक शांति बनी रहती है बिना बनाए। तो ये सब मामला, तो वहाँ पर पहले वो मुस्लिम संस्कृति लागू करना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता था मेहदी हुसैन का। तो ठीक है, बर्नी लिखता है, बर्नी का मेन है। बर्नी कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। बर्नी कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यह है दौलताबाद। यह है डलही। साम्राज्य अभी तक कहाँ तक था इसका? यहाँ तक। अब ये हट गया और इसके समय तक का जो साम्राज्य है ये पूरा आ गया सल्तनत का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सेंटर मध्य में है, बिल्कुल बीच में। तो बर्नी कहता है कि दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में स्थित था। यहाँ से शासन प्रबंध करना सभी क्षेत्रों पर थोड़ा सा आसान था। ठीक है, टू मैनेज द गवर्नेंस वॉज समथिंग इजी फ्रॉम दौलताबाद। तो ये लोगों का अपना है। ज़्यादातर इतिहासकार बर्नी के मत को ही मानते हैं। द मैक्सिमम हिस्टोरियंस फॉलोड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नी। तो अगर 4-5 आए ऑप्शन में, 4 कोई एक एग्जैक्ट सही मानना हो तो ये वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक इस पर डिस्कस करना या एक समीक्षा करने की बात आए तो एक तो मुस्लिम संस्कृति और ये बर्नी मिडिल, ये ज़्यादा सही लगता है। बाकी ये तो बिल्कुल ब्लंडर लगता है ना कि सारे लोग चलो सब उधर, वो गालियाँ लिख के भेजते थे, ये कैसे बदला हुआ। लेकिन वो बड़ी बातें भी उसने कहा कि ऐसे ज़बरदस्ती लोगों को जाने के लिए, प्लान करने के लिए कहा गया, वहाँ पर एक एक को पकड़ कर ले जाया गया। तो ये प्लान एक्चुअली फ्लॉप हो गया क्योंकि सारे लोग जा नहीं पाए। अब जाना कैसे? हवाई जहाज से तो जाना नहीं है, और भी घोड़े वोड़े से चलते थे एलिट बड़े लोग। बाकी तो लोग के साधन क्या था? पैदल, बैलगाड़ी। तो आप सोचो कितने दिन में पहुंच सकते? 700 मील। 700 मील चलने में काफ़ी समय लगा। कुल मिलाकर के इनको 2-3 महीने जाते समय लगा। जब पहुंचे तो पता चला यार ये तो ठीक नहीं हुआ। उसको लगा कि यार ये ऑफिस स्थानांतरण तो ठीक है, लोगों को मैंने क्या कर दिया। अच्छा, उसने स्ट्रिक्टली आदेश दिया था। इब्न बतूता ही लिखता है कि फाइनल अंतिम डे देखा उसने कि दिल्ली में एक चिराग कहीं जल रहा था। तो पता किया तो पता चला कि वहाँ कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति था, एक बुढ़ा आदमी था और लंगड़ा, और वो जाने से मना कर दिया। तो उसको घोड़े के टांग में बांध कर घसीटते हुए लेके जाया गया। तो फाइनली उसकी वही टांग पहुंच पाई दौलताबाद जिस टांग में वो बंधा हुआ था। बाकी तो पता नहीं चला उसकी बॉडी कहाँ गई। क्योंकि ये सही भी हो सकता है, अगर ऐसे किसी को दौलताबाद तक 700 मील तक ले जाओगे तो कहाँ पता चलेगा घसीटते हुए। तो फिर कारण जो भी रहा हो, उसको लगा कि ये योजना भी फ्लॉप हो गई, बहुत सफल नहीं रही। तो उसने जब सब लोग पहुँचे या जैसे भी,
उसने कहा नहीं, इसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो वापस चलो, ठीक योजना नहीं। अब जितना नुकसान आते समय हुआ उतना ही नुकसान जाते समय, आधा लोग आते समय मर गए, फिर वापसी का आदेश, वापस लौटो, बैक। अब उसी स्पीड में वापस लौटे तो आधे लोग जाते समय। तो सो दिस प्लान वाज आल्सो फेल्ड। ठीक है, तो इसमें फाइनली एक वो नोट कर लीजिए, इतिहासकार स्टैनले पूल ने लिखा है, जैसा उसका एक्टिवेशन था उसके अकॉर्डिंग, इतिहासकार स्टैनले पूल ने लिखा है स्टैनले पूल कि दौलताबाद एक गुमराह शक्ति का स्मारक केंद्र बन गया था। दौलताबाद एक गुमराह शक्ति का स्मारक केंद्र बन गया था। दौलताबाद वॉज चेंज्ड एज, दौलताबाद हैड चेंज्ड एज द पावर ऑफ, changed as the power of confused power, not power of, changed as in the confused power, या भटकती आत्मा को क्या कहते हैं? भटकती आत्मा अंग्रेजी में बताओ। अनस्टेबल, अनस्टेबल तो बहुत मतलब पॉजिटिव वर्ड है यहाँ, मतलब डरावना वर्ड लाना है। वेंडर्ड, भटकना, वेंडर्ड पावर, ऐसा कहते, हाँ, ये पावर, वेंडर्ड पावर बिकम द सेंटर ऑफ, ये क्या हो गया भाई? भटकती शक्ति का केंद्र बन गया है। तो दौलताबाद become changed as the wandered power of, क्या लिख रहे हैं यार? become as the memorial center of wandered power, ऐसा लिखना है। तो कंसंट्रेशन टूटेगा तो फिर इधर उधर तो होगा ही है। मेमोरियल सेंटर ऑफ वैंडर्ड पावर, क्या कह रहे हैं आप? एक्चुअली कुछ लोग कहने में अपनी फ्रस्ट्रेशन में निकाल दिए हैं, गुलेल में बांध के फेंका गया, दौलताबाद पहुंच गया वो। एक्चुअली वो मिसाइल सिस्टम नहीं है उस समय, नहीं मिसाइल के गोले में बांध के फेंक देती। ऐसा नहीं है, या फेंकते फेंकते ले जाया गया गुलेल से। तो होते हैं कुछ लोग अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये तो ठीक है, दंड देने के लिए बांध के घसीटते हुए ले जाया जाए तो पनिशमेंटल है, ऐसा लोग पनिशमेंट के लिए भी करते रहते हैं, तो इस पर कुछ बिलीव किया जा सकता है। बट गुलेल में बांध के फेंकते फेंकते ले जाया जा रहा है। दौलताबाद गुमराह शक्ति का केंद्र बन गया था। बिकम द सेंटर ऑफ, मेमोरियल सेंटर ऑफ वेंडर्ड पावर। ये गालियों वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट ठीक है, इब्न बतूता किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, जो भी है उसका अपना रिसर्च है, उस समय था, वो आया हुआ था। फ्रस्ट्रेशन तो था ही लोगों में उसके प्रति। इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोगों का सुल्तान के प्रति एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। हो सकता है कुछ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, लेकिन गलती कुछ करते सज़ा पूरे पाते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो है उसने, उसका ये प्लान भी फेल हो गया। फाइनली दिस प्लान बिकम आल्सो फेल्ड ऑफ मोहम्मद तुगलक। ये तो लिख लिया ना, ये योजना भी उसकी फेल हो गई। और उसने पुनः आदेश दिया, और उसने पुनः दिल्ली को पुनः राजधानी बनाने का आदेश दिया।
और उसने दिल्ली को पुनः राजधानी बनाने का आदेश दिया। एंड ही ऑर्डर्ड टू इस्टैब्लिश दिल्ली एज कैपिटल अगेन। ठीक है। तीसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सर्कुलेशन ऑफ सिंबॉलिक करेंसी। सिंबॉलिक करेंसी 29-30 है ये, 13, 29, 30 तक। 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी होगी। विश्व में चांदी की कमी होगी, नोट कीजिएगा। इन 14th century there become lack of silver in the world. There become lack of silver in the world. विश्व में चांदी की कमी हो गई। तो यहाँ भी कमी होगी जब विश्व में हो गई तो सुल्तान ने तय किया कि चांदी के मूल्य पर तांबे अथवा कांसे का, चांदी के मूल्य पर तांबे अथवा कांसे की मुद्रा चलाई जाए। अतः सुल्तान ने निर्णय लिया कि चांदी की जगह चांदी के मूल्य पर तांबे अथवा कांसे अथवा पीतल, अब दो तीनों में क्या है इस पर, के मुद्रा का प्रयोग किया जाए। सो द सुल्तान decided to circulate the currency of copper और ब्रांच और पीतल का क्या है, ब्रास, यस, कॉपर और ब्रॉन्ज और ब्रास एट द प्लेस ऑफ सिल्वर, एट द प्लेस ऑफ सिल्वर एज सेम वैल्यू, एज सेम वैल्यू, उसी के मूल्य पर। इसी को तो प्रतीक मुद्रा कहते हैं, सिंबॉलिक करेंसी ही कहते हैं कि वो एक्चुअल में उसकी अपनी कोई मूल्य ना हो, बस एक गारंटर कोई हो जाए उस गारंटी पर, जिसको कहते हैं साख। तो वो जो साख है, जो क्रेडिट है, उस क्रेडिट की गारंटी पर वो उस मूल्य में चलाया जाता है जिस मूल्य पर वो अनाउंस होता है। तो इस समय तो पूरे विश्व में प्रतीक मुद्रा ही चल रही है, केवल साख, तो साख बनानी पड़ती है, ऐसे साख नहीं बनती है। तो ये आते 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 लोकतंत्र की विशेषता है। उस समय साख इतनी नहीं, तो भी ये कहा कि चांदी के मूल्य पर। अच्छा, विश्व में कुछ लोगों ने ऐसा प्रयोग करके सफल प्रयोग किया भी था उस समय, जैसे कि ईरान के एक शासक थे गैखात खां, चाइना में थे कुबलई खां, इन लोगों ने इसका प्रतीक मुद्रा का सफल प्रयोग किया भी था। तो ईरान और चाइना ने इसका सफल प्रयोग किया भी था, नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। ईरान और चाइना ने इसका सफल प्रयोग किया भी था। द पर्सिया एंड चाइना had used this system successfully, had used this system successfully, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही कर लिया था। तो इसको लगा कि ठीक है, बरनी के अनुसार यह मुद्रा तांबा अथवा कांसा था। बरनी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बरनी,
दिस करेंसी was of copper or bronze, of copper or bronze. फरिश्ता कहता है कि यह पीतल था। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता दिस वाज ए ब्रास। अकॉर्डिंग टू फरिश्ता दिस वाज ए ब्रास। क्या मानेंगे दोनों में? अगर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, वो प्रत्येक मुद्रा किसकी बनी हुई थी? दो अलग अलग बातें बता रहे हैं, पीतल की या तांबे की या कांसे की। हमारे पास जो सोर्स है इंफॉर्मेशन की बस यही है, फरिश्ता कहता है पीतल और बर्नी कहते हैं कि ये। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? कॉपर, क्योंकि कॉपर ही वो धातु है जो प्रॉपर और इजीली उपलब्ध है। ब्रॉन्ज के लिए भी सोचना पड़ता है क्योंकि फिर टिन मंगाया जाना है। टिन हालांकि बाद में यहाँ की भी, लेकिन उस समय उतना इंडस्ट्रियल फील्ड कहाँ डेवलप है, तब भी इम्पोर्टेशन पर ही डिपेंड करता है, इम्पोर्ट पर ही आयात होगा, है ना। और पीतल नहीं, पीतल की भी मात्रा उतनी नहीं है कॉपर जितनी, ठीक है। और वो भी बनाया, हाँ वो भी तो बनाया जाना है ना, मतलब पीतल भी मूल धातु नहीं है, वो भी इन्वेंटेड है, हाँ तो भी इन्वेंटेड है। तो कुल मिलाकर के कुछ कुछ मात्रा में सब रहा होगा, ये निष्कर्ष है। कुछ पीतल का भी रहा होगा, कुछ कांसे का भी रहा होगा, कुछ तांबे का भी रहा होगा, बस सबसे ज़्यादा तांबा है। तो तीनों में से एक चुनना है तो तांबा, और बाकी किसी को हम एब्सेंट नहीं मानेंगे कि इसमें कोई ऐसा है जो नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो तांबा नोट करिए, तांबे की इसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा तांबे की थी, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा तांबे की थी। कंपैरेटिवली द कॉपर वाज मोस्ट इन मुद्राओं पर फारसी भाषा में लेख लिखे हुए थे। इन मुद्राओं पर फारसी भाषा में लेख लिखे हुए थे। They are printed the article in language of Persian on the coins. They are printed the articles in Persian language on the coins, ठीक है। फारसी भाषा में लेख लिखे हुए थे। बाजार पर नियंत्रण ना होने के कारण, बस लास्ट लाइन में एकदम फाइनल लिख लीजिए, बाकी समझ लीजिए क्या है मामला, पूरा एक एक चीज कठिन हो जाता है। बाजार पर नियंत्रण ना होने के कारण मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी फेल हो गई। दिस प्लान ऑफ मोहम्मद तुगलक बिकम आल्सो फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ऑन मार्केट या अनकंट्रोल ऑन मार्केट, ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ऑन मार्केट। एक्चुअली जब उसने क्लोज किया कि चांदी नहीं चलेगी और चांदी के मूल्य में ये प्रतीक मुद्राएं चलेगी, तो लोगों को आदेश दिया कि जिसके पास जो चांदी के सिक्के हैं जो वैलिड है वो अपना जमा करा करके राजकोष में, और उसके बदले में उसी मूल्य के तांबे या कांसे या जो भी सिक्का चला है उसको करेंसी लेके जाए। तो लोगों ने जमा करा करके अपना लेके गए, लेकिन मार्केट पे नियंत्रण उसका नहीं रहा। तो लोगों ने घर में नकली सिक्के बना लिए, क्योंकि ये धातुएं चाहे वो कॉपर हो या ब्रांज हो या पीतल हो, जो भी हो, कुछ न कुछ मात्रा में तो उपलब्ध हो ही जाती थी।
तो ऐसे कुल मिलाकर के ऐसे फ्रॉड्स डेवलप हुए जिन्होंने घर पर, बर्नी तो बाद में ये कहता है कि प्रत्येक घर टकसाल बन गया था, सब घर में सिक्के छपते थे, तो लोगों ने नकली सिक्के बना लिए। अब ऐसी स्थिति में तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा ना। तो हालांकि इन्फ्लेशन आज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है वो तो नेचुरल हर जगह होगा। कि पैसे की मात्रा भी, स्पेशली प्रतीक मुद्रा अगर ज़्यादा हो गई तो फिर तो कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, सीधी सी बात है। और ये इफ़ेक्ट उस समय भी खूब रहा है। तो जब तुगलक के समक्ष उसके सामने ये बात गई कि मतलब इसका जो बैड इम्पैक्ट दिखा, तो उसने डिसीजन वापस ले लिया। बोले कुछ नहीं, अपने सिक्के वापस ले जाओ और जो ले गए थे उसको जमा कराओ। तो ऐसे में जमा, अब जितना ले गए थे उतना लोगों ने जमा करा नहीं। जो घर पे नकली बनाए उसको भी लेके चले गए, भाई इसके बदले भी चांदी वाला दे दो। तो जितने जितने ये सिक्के इसने दिए थे, मोहम्मद तुगलक ने जितने रिलीज करवाए थे चांदी के बदले में, कॉपर या उसके, तो जब लोगों ने अपने वो कॉपर या ये क्या कहते हैं ब्रंज, जो भी प्रतीक मुद्रा था, जितना वापस किया, बदले में भी कितना चांदी लेके चले आए। भाई 10 यूनिट आप लेके गए थे, 10 के बदले जो भी मिला था और उसको आपने दुगना कर लिया नकली बना के, तिगुना कर लिया नकली बना के, तिगुना लेके गए तो उसके बदले में चांदी ज़्यादा लेके चले आए ना। कुल मिला के दिस प्लान वॉज ऑल्सो फ्लॉप। ठीक है, तो एक कमेंट है, नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। चीज़ें एक्चुअली होता क्या है कि इन सब पर लेख बड़े हैं। ठीक है, चलिए लिखिए पहले। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के ढालने वाला सुल्तान कहा है। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के ढालने वाला सुल्तान कहा है। एडवर्ड थॉमस called him Sultan of coin maker, Sultan of coin maker।